Hello everyone, welcome back to the channel. लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी अप्रोच कंप्लीट किया था. इस वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल जो है उसे देखेंगे. पहले वाले में हम लोग सिंपल पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल देखेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच या पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल जो है वो एक्सचेंज रेट चेंजेस से रिलेटेड है और रिस्क से रिलेटेड है. Until now, we have presented the monetary approach and have concentrated on domestic demand and supply of money. तो monetary approach में हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के बारे में. We have seen that when quantity supplied of domestic money exceeds the quantity demanded, तब क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर देर इज़ एन आउटफ्लो ऑफ डोमेस्टिक मनी, यानी डेफिसिट हो जाता है बीओपी में. और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के टाइम पे डिप्रिसिएशन होता है. ये हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप 15th चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके मॉनेटरी अप्रोच अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मॉनेटरी अप्रोच अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ डोमेस्टिक मनी बाय द नेशंस रेसिडेंट एक्सीड्स, यानी डिमांड अगर एक्सीड करता है, मनी डिमांड एक्सीड करता है मनी सप्लाई से, देन देयर विल बी अ कैपिटल इनफ्लो. कैपिटल इनफ्लो यानी बीओपी में सरप्लस होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में एप्रिसिएशन होगा. मॉनेटरी अप्रोच अज्यूम्स दैट डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. अब जब वो मॉडल हमने किया था मॉनेटरी अप्रोच, तब उन्होंने एक अजम्पशन लिया था कि दोनों फॉरेन बॉन्ड एंड डोमेस्टिक बॉन्ड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है. आप एक को दूसरे, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, जिसे असेट मार्केट अप्रोच भी कहा जाता है, इट डिफर्स फ्रॉम मॉनेटरी अप्रोच इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड्स differs from monetary approach in that domestic and foreign bonds are assumed to be imperfect substitutes. पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच जो है उसके अंदर आप जो बॉन्ड्स हैं, डोमेस्टिक बॉन्ड्स एंड फॉरेन बॉन्ड्स, उनको इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मानते हो और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ चेंज कर लिया ईजीली. ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, आप इजीली चेंज नहीं कर सकते. एंड बाय पोस्टुलेटिंग दैट एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेटिंग और बैलेंसिंग द स्टॉक और द टोटल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल असेट ऑफ विच द मनी इज ओनली वन इन ईच कंट्री. हम ये भी मान रहे हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए दोनों स्टॉक्स को बैलेंस, यानी फॉरेन स्टॉक एंड डोमेस्टिक स्टॉक को बैलेंस करने के लिए, या तो टोटल डिमांड एंड सप्लाई फाइनेंशियल असेट के बैलेंस करने के लिए एक्सचेंज रेट भी इम्पॉर्टेंट है. Thus, the portfolio balance approach can be regarded as more realistic and satisfactory version of monetary approach. तो ये क्या है, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच एक एक्सटेंडेड वर्जन आप कह सकते हो मॉनेटरी अप्रोच का. यह ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल है मॉनेटरी अप्रोच से. The portfolio balance approach was developed in mid-1970s and many variants of the basic model have been introduced. मिड 1970s में ये अप्रोच पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच आया था. इसके अलावा इसके बाद काफ़ी सारे उसके अलग अलग वेरिएंट्स दिए गए हैं. बेसिक मॉडल के अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग वैरायटी के मॉडल दिए गए हैं. इन द सिंपलेस्ट असेट मार्केट मॉडल, सिंपल जो पोर्टफोलियो मॉडल है, पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल है, individual and firms hold their financial wealth in some combination of domestic money, सबसे पहली चीज़,
डोमेस्टिक बॉन्ड सबसे दूसरी चीज़, एंड फॉरेन बॉन्ड तीसरी चीज़। यानी बेसिक मॉडल क्या कहता है कि जो भी पर्सन होगा, इंडिविजुअल है चाहे वो फर्म है, वो अपने वेल्थ यानी क्या, जो चीज़ आप सेविंग्स करते हो, जो असेट्स हैं आपके, वो कॉम्बिनेशन में रखता है। एक तो डोमेस्टिक मनी के तौर पे रखता है कुछ परसेंट डोमेस्टिक बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है एंड कुछ परसेंट फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। सारे के सारे वेल्थ के पैसे वो एक ही चीज़ में नहीं लगाता, वो डाइवर्सिफाई करता है डोमेस्टिक मनी में, डोमेस्टिक बॉन्ड में, फॉरेन बॉन्ड में। ये तीन चीज़ें हैं। फॉरेन बॉन्ड जो है वो डिनोमिनेटेड है इन फॉरेन करेंसी। इंसेंटिव टू होल्ड बॉन्ड्स, दैट इज़ फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक हो, रिजल्ट्स फ्रॉम यील्ड और इंटरेस्ट दैट दे प्रोवाइड। बॉन्ड्स होल्ड करने का क्या बेनिफिट है, चाहे आप डोमेस्टिक बॉन्ड होल्ड कर रहे हो चाहे आप फॉरेन बॉन्ड होल्ड कर रहे हो, वो आपको एक तरीके का यील्ड या इंटरेस्ट पे करता है। However, they also carry a risk of default and a risk arising from variability of their market value over time. सबसे पहली चीज़, भले ही आप बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हो चाहे डोमेस्टिक चाहे फॉरेन, वो एक रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होल्ड करता है, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कैरी करता है। यानी हो सकता है अदर पार्टी जिनसे आप बॉन्ड खरीद रहे हो वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, या दूसरी चीज़ रिस्क अराइजिंग, उनके मार्केट वैल्यू में चेंजेस आ जाती है, ओवर टाइम उनका मार्केट वैल्यू चेंज होता रहता है, तो उससे भी रिस्क होगा। अगर कम होगा तो आपके लिए लॉस है, अगर ज़्यादा होगा मार्केट वैल्यू जिस रेट से आपने ख़रीदा है तो आपके लिए बेनिफिट है। तो ये भी एक रिस्क आप बेयर करते हो अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो। डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं, दे आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। हम उनको ईजीली एक के जगह पर दूसरा या दूसरे के जगह पर पहला वाला यूज़ नहीं कर सकते। एंड फॉरेन बॉन्ड्स पे एक एडिशनल रिस्क क्या है, एडिशनल रिस्क एंड फॉरेन बॉन्ड्स पोज सम एडिशनल रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक बॉन्ड। कुछ एडिशनल रिस्क फॉरेन बॉन्ड होल्ड करते हैं। होल्डिंग डोमेस्टिक मनी, अगर हम मनी के तौर पे, डोमेस्टिक मनी के तौर पे होल्ड करते हैं तो इट इज़ रिस्कलेस। हम लोग तो इन कैश होल्ड कर रहे हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन यील्ड या इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर हम कैश के तौर पे रख रहे हैं तो कुछ भी इंटरेस्ट वो प्रोवाइड नहीं करेगा। दस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग डोमेस्टिक मनी, अगर हम कैश में होल्ड कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेटर चीज़ हमें क्या मिल सकती थी, वो थी यील्ड फॉरगॉन ऑन होल्डिंग बॉन्ड्स। कि अगर हम कैश में होल्ड करते हैं तो हम उसका कॉस्ट ये है कि हमें वो इंटरेस्ट या यील्ड जो है वो नहीं मिलेगा। अब अगर हायर यील्ड होगा या हायर इंटरेस्ट होगा बॉन्ड्स पे, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है बॉन्ड्स पे, तो आप कैश होल्ड कम करोगे। स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इंडिविजुअल एंड फर्म विल होल्ड। क्वांटिटी ऑफ मनी यानी इन कैश होल्ड करना। एट एनी पर्टिकुलर point in time, an individual will want to hold part of his or her financial wealth in money and part in bonds depending on his or her particular set of preference and degree of aversion. किसी भी टाइम पीरियड पे कोई भी पर्सन या फर्म जो है वो हमेशा ऐसा नहीं चाहेगा कि पूरे के पूरे वेल्थ या पूरा का पूरा जो मनी है हम इन कैश होल्ड करें। वो थोड़ा इन कैश रखेगा, थोड़ा बॉन्ड्स में डालेगा, थोड़ा फॉरेन बॉन्ड्स, थोड़ा डोमेस्टिक बॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे वो प्रेफर कर रहा है। रिस्क अवर्जन क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्क अवर्जन, यानी कितना वो रिस्क लेना चाहता है। ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, कि फॉरेन बॉन्ड्स में डोमेस्टिक बॉन्ड से भी ज़्यादा रिस्क होता है। अगर कम रिस्क होल्ड करना चाहता है तो वो डोमेस्टिक बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करेगा। अगर बिल्कुल ही रिस्क नहीं होल्ड करना चाहता तो वो मनी में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से वो प्रेफरेंस के बेसिस पे एंड डिग्री ऑफ रिस्क अवर्जन के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल वेल्थ को अलग अलग पार्ट्स में सेव करता है।
Individual and firms do want to hold a portion of their wealth in form of money. ऑब्वियसली इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो मनी के तौर पे रखेंगे ही, ताकि वो बिज़नेस पेमेंट कर सके, या इंडिविजुअल के लिए अगर बात करें तो डिमांड ऑफ मनी का ट्रांजैक्शन कर सके. क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या होता है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो हम खर्चा करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास इन कैश पैसे होने चाहिए. But the higher the interest on bonds, smaller is the amount of money that they will want to hold. That is, they will economize on the use of money. तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है बॉन्ड्स पे, तो वो क्या करेंगे, वो इन कैश होल्ड करने का कम कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है सेव करने से बॉन्ड्स पे. तो इन कैश कम यूज़ करेंगे और अपना खर्चा भी वो कम कर देंगे, इकोनोमाइज़ कर देंगे, यानी कम कर देंगे. द चॉइस हाउएवर इज़ नॉट ओनली बिटवीन होल्डिंग डोमेस्टिक मनी on one hand and bonds in general on the other, but among holding domestic money, domestic bond and foreign bond. तो सिर्फ हम ये नहीं देख रहे कि मनी में या बॉन्ड्स में होल्ड करना है, हमें ये भी देखना है बॉन्ड्स में अगर होल्ड करें तो डोमेस्टिक बॉन्ड में करना है कि फॉरेन बॉन्ड में करना है. The foreign bond denominated in foreign currency carries the additional risk. मैंने पहले वाले पैराग्राफ में बोला था additional risk होल्ड करता है. वो additional risk क्या है? That the foreign currency may depreciate, thereby imposing a foreign currency depreciate होगा, एक capital loss हो जाएगा in terms of holders of domestic currency. तो अगर वो foreign currency depreciate होता है तो कैपिटल लॉस होगा हमारे लिए जो डोमेस्टिक करेंसी होल्डर हैं. बट होल्डिंग फॉरेन बॉन्ड्स ऑल्सो अलाउज द इंडिविजुअल टू स्प्रेड हिज और हर रिस्क, बिकॉज डिस्टर्बेंसेस दैट लोअर रिटर्न्स इन वन कंट्री आर नॉट लाइकली टू अकर एट द सेम टाइम इन अदर कंट्री. हम बोलते हैं कि देखो, अगर एक कंट्री में कुछ डिस्टर्बेंसेस, हमने डोमेस्टिक बॉन्ड लेके रखा है, ठीक है, अगर हमने डोमेस्टिक बॉन्ड्स लेके रखा है, डोमेस्टिकली कुछ इश्यूज़ हो गए, तो उन इश्यूज़ की वजह से क्या होगा, हमारे जो डोमेस्टिक बॉन्ड में जो हमें इंसेंटिव्स मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे. वेराज ये इश्यूज़ जो डोमेस्टिकली हो रहे हैं वो फॉरेन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे. हम ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिकली जो इश्यूज़ हैं वो फॉरेन को अफेक्ट करेंगे, नहीं, फॉरेन को अफेक्ट नहीं करेंगे. तो फॉरेन बॉन्ड्स पे जो हमें इंसेंटिव मिल रहा था वो सेम रहेगा. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, दोनों फॉरेन बॉन्ड्स एंड डोमेस्टिक बॉन्ड दोनों होल्ड करने का हम ट्राई करते हैं. Thus, a financial portfolio is likely to hold. तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्या क्या होल्ड करेगा, किसी का भी इंडिविजुअल या बिजनेस पर्सन का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्या क्या होल्ड करेगा. सबसे पहली चीज़ डोमेस्टिक मनी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन या इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए मनी के तौर पे होल्ड करेंगे. डोमेस्टिक बॉन्ड रिटर्न्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, एंड फॉरेन बॉन्ड्स और रिटर्न ऑब्वियसली इंटरेस्ट के लिए, साथ ही साथ स्प्रेडिंग द रिस्क इट प्रोवाइड्स, ताकि रिस्क जो डोमेस्टिक बॉन्ड होल्ड करने में उसको स्प्रेड कर दे, रिस्क कम हो जाए थोड़ा. गिवन द होल्डर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑब्वियसली अब ज़रूरी नहीं है कि मैं 10%, सारे लोग 10% डोमेस्टिक मनी में, 20% फॉरेन बॉन्ड्स में एंड बाकी का 70% डोमेस्टिक बॉन्ड्स में होल्ड करें. सबका प्रेफरेंस अलग होता है. गिवन द होल्डर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हिज और हर वेल्थ, द लेवल ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड, foreign interest, his or her expectation as to future value of foreign currency, rate of inflation and home and abroad, and so on, he or she will choose the portfolio that maximizes his or her satisfaction. ये सारी चीज़ें गिवन, क्या क्या, कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड्स पे, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर वैल्यू चेंज होने का, फॉरेन करेंसी के फ्यूचर वैल्यू चेंज होने का,
इन्फ्लेशन रेट होम कंट्री में अब्रॉड कंट्री में क्या है, क्योंकि हमने देखा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो भी आपके यील्ड को अफेक्ट करता है एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो भी आपके इंटरेस्ट रेट को, आपके पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर सकती है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के देन बेस्ट पोर्टफोलियो चूज़ करोगे जो मैक्सिमाइज करेगा आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को। अ चेंज इन एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स, यानी जितने भी फैक्टर्स अभी हमने मेंशन किए, अगर उनमें कुछ चेंज आता है, विल प्रॉम्प्ट द होल्डर टू रीशफल हिज और हर पोर्टफोलियो until he or she achieves the new desired equilibrium portfolio। अगर इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, ये सारे रीजंस में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट करेगा होल्डर को कि वो अपना वापस पोर्टफोलियो थोड़ा रीशफल करे, फॉरेन बॉन्ड्स से थोड़े पैसे यहाँ पे डाले, डोमेस्टिक बॉन्ड से थोड़े पैसे वहाँ पे, ऐसे रीशफल करके जहाँ पे रिस्क कम हो और ज़्यादा यील्ड मिल रहा है उस बॉन्ड पे या उस पोर्टफोलियो पे आप इन्वेस्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली न्यू इक्विलिब्रियम पे वो रीच करता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज, अब एक एग्जाम्पल दिया है, इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है, पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, लेकिन अचानक से देयर इज़ एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो क्या करता है, रेजेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक बॉन्ड। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड्स पे तो डोमेस्टिक बॉन्ड आप ज़्यादा प्रेफर करना चाहोगे, बट रिड्यूसेस द डिमांड फॉर मनी एंड फॉरेन बॉन्ड्स। तो क्या करेगा, अब हम डोमेस्टिक बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करेंगे और डिमांड फॉर मनी यानी इन कैश होल्ड कम करेंगे एंड फॉरेन बॉन्ड्स पे पैसे कम लगाएंगे। इन्वेस्टर सेल्स द फॉरेन बॉन्ड एंड एक्सचेंज द फॉरेन करेंसी फॉर डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू एक्वायर मोर ऑफ डोमेस्टिक बॉन्ड। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, फॉरेन बॉन्ड्स पे जो पैसे लगाए हुए हैं फॉरेन करेंसी के तौर पे वो उधर से निकालेंगे, एक्सचेंज करेंगे फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी से और फिर डोमेस्टिक बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ये है, ये फॉरेन डिमांड है, ये फॉरेन सप्लाई है, ठीक है। अचानक से जब आप फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, या फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो एप्रिशिएट होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी का डिमांड कम कर रहे हो। तो जब डिमांड कम कर रहे हो तो आप देख सकते हो एक्सचेंज रेट कम हो जा रहा है। एक्सचेंज रेट कम होगा, इस वजह से आपका अप्रिसिएशन होगा एक्सचेंज रेट में। द एक्सचेंज रेट फॉल्स, दैट इज डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन होगा। ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन द फॉरेन इंटरेस्ट रेट, अब इंक्रीज हो गया है, लेट्स अंडरस्टैंड दूसरा एग्जाम्पल कि फॉरेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है फॉरेन में, तो हम क्या करेंगे, डिमांड फॉर फॉरेन बॉन्ड्स बढ़ जाएगा, हमें फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का करना पड़ेगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट वहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। तो रिड्यूस होगा डिमांड फॉर मनी, कैश होल्ड हम कम करेंगे और डोमेस्टिक बॉन्ड्स पे हम कम खर्चा करेंगे। इन्वेस्टर क्या करेगा, फॉरेन करेंसी खरीदेगा ताकि वो फॉरेन बॉन्ड खरीद सके। जब फॉरेन करेंसी आप खरीदते हो तो आपका डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है, जिसके वजह से डेप्रिसिएशन होगा इंटरेस्ट रेट में। एक्सचेंज रेट राइजेस, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट्स। फाइनली एन इंक्रीज इन वेल्थ। अच्छा, अगर वेल्थ में ही इंक्रीज़ हो गया, आपके पास जो ऑलरेडी 1000 रुपीज़ आप सेव कर रहे थे, 1000 रुपीज़ पोर्टफोलियो को अलग अलग इन तीनों चीज़ों पे आप सेव कर रहे थे, अब आपका वेल्थ ही इंक्रीज़ हो गया, 1000 से 2000 हो गया, तो आप क्या करोगे, वेल्थ इंक्रीज़ होने की वजह से इट इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, कैश भी होल्ड करोगे, डोमेस्टिक बॉन्ड में भी पैसे लगाओगे, फॉरेन बॉन्ड में भी पैसे लगाओगे। But as investors buy foreign currency to acquire more of foreign bond, exchange rate also rises, domestic currency depreciates. तो appreciate किस situation में हो रहा है, when domestic interest rate is high, और depreciate किस situation में हो रहा है, जब foreign interest rate high है, and दूसरा situation जब आपका wealth increase हो रहा है तब डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच से हमने ये समझा कि एक्सचेंज रेट में कैसे चेंज आता है
due to balancing the portfolio. According to portfolio balance approach, equilibrium in each financial market occurs when quantity demanded of each financial asset equals its supply. किसी भी इक्विलिब्रियम, किसी भी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में कब इक्विलिब्रियम आता है? जब आपका डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो. इट इज़ बिकॉज इन्वेस्टर्स होल्ड डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस्ड portfolio of financial asset that this model is called portfolio balance approach. क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो में से जिधर भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको बैलेंस कर रहा है, उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है रिस्क को, इस वजह से इसे पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच कहा जाता है. इफ़ इन्वेस्टर्स डिमांड मोर ऑफ फॉरेन बॉन्ड either because of foreign interest rate rose relative to domestic interest rate or because their wealth increase, demand for foreign currency increases and this causes increase in the exchange rate, that is depreciation of domestic currency. अब भी just मैंने आपको वही चीज़ बताई. On the other hand, if investors sells foreign bonds either because of reduction in the interest rate relative to the domestic currency interest rate, domestic interest rate, or because of the reduction in their wealth, सप्लाई ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स इंक्रीजेस. यानी बेसिकली जो मैंने पहले वाला ग्राफ दिखाया था उस पर मैंने दिखाया था डिमांड कम हो रहा है. आप उसको ऐसे भी ले सकते हो क्योंकि वो फॉरेन करेंसी बेच रहा है, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है ताकि वो डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट कर सके और इसके वजह से अप्रिसिएशन हो रहा है. दिस कॉजेज डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, दैट इज अप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी. Thus we see exchange rate is determined in the process of reaching the equilibrium. तो exchange rate भी affect हो रहा है ताकि वो equilibrium में reach कर सके. A more formal जो model है वो आपका appendix में given है. तो मैं एक just revision बता देती हूँ, revise कर लेते हैं. अगर foreign bonds का interest rate is less than domestic bonds का interest rate या आपका wealth में रिडक्शन हुआ है तो आप क्या करोगे? फॉरेन करेंसी जो है वो सेल करोगे. क्यों? बिकॉज यू आर, इधर एक और हम एरो ऐड करते हैं, फॉरेन बॉन्ड्स पे इन्वेस्टिंग कम करोगे जिसके वजह से फॉरेन करेंसी सेल करोगे. सेलिंग द फॉरेन करेंसी मीन्स आपका सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट होगा. जब सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो न्यू इक्विलिब्रियम इधर है, अब यहाँ पे एप्रिसिएशन होगा. तो इन केस जब फॉरेन करेंसी, फॉरेन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट कम है या डोमेस्टिक बॉन्ड्स पे रिलेटिवली इंटरेस्ट ज़्यादा है या वेल्थ रिड्यूस हो रहा है तो आपका एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन होगा. वेरएज अगर फॉरेन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है डोमेस्टिक बॉन्ड्स से रिलेटिव टू डोमेस्टिक बॉन्ड एंड दूसरा आपका वेल्थ इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करोगे? फॉरेन बॉन्ड्स में होल्ड करना प्रेफर करोगे, फॉरेन बॉन्ड्स में होल्ड करना प्रेफर करोगे. जिस वजह से आपको फॉरेन बॉन्ड्स ख़रीदना है तो आपको फॉरेन करेंसी पे या फॉरेन करेंसी ख़रीदनी पड़ेगी. फॉरेन करेंसी ख़रीदना यानी आप फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ा रहे हो. देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड. आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन, न्यू इक्विलिब्रियम इधर है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है यानी डेप्रिसिएशन होगा इस सिचुएशन में. सो आई होप मैंने अच्छे से समराइज़ किया है और आपको बेसिक पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल समझा दिया है. अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आया या फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आया तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट कर दीजिए आपका कोई भी डाउट या कोई भी आपका फीडबैक है. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो यार एक सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए. तो सब्सक्राइब द वीडियो एंड इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस किसी भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी पेपर से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508
इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नाम और टॉपिक। जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। थैंक यू।